Good morning students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इस भाग में हमने पिछले भाग में किया था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा था कि आपका जो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, जिसमें आपके दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता था, हमने देखा था, है ना। उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है SN1 SN2 का, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो आज हमें बात करनी है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction। चलिए, क्या होते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, कि इसमें कई सारी चीजें आती है, हमें ना बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स और नोटेशन पहले समझने होंगे, है ना, तो तब जाके आप इनके बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें आती है आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या होती है? एक टर्म होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि आप हमारे पास कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, हमारे पास क्या है, कोई पोलराइज्ड लाइट है, और वह कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, कैसे? जब ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, है ना। निकोल प्रिज्म से क्या करते हैं बच्चों? उसको पास कराया जाती है, ठीक है ना, किसी सर्टेन कंपाउंड के सॉल्यूशन से। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये प्रिज्म है, कोई निकोल प्रिज्म, सपोज एक आपके पास निकोल प्रिज्म है, ठीक, ये आपके पास क्या है? निकोल प्रिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, हमने क्या करा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करी? प्रोड्यूस करी। कैसे प्रोड्यूस करी प्लेन पोलराइज्ड लाइट? हमने एक ऑर्डिनरी लाइट पास कराई थ्रू निकोल प्रिज्म, ठीक है ना। हमने क्या करा? एक सपोज ये ऑर्डिनरी लाइट थी, इसको हमने पास कराया, ऑर्डिनरी लाइट थी, इसको हमने पास कराया किसी निकोल प्रिज्म से, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म से पास कराने पे, ठीक है ना, ये रोटेट हो जाती है जब इसको पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन से। सपोज मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, तो इससे पास कराने के बाद, है ना, वो लाइट कैसे हो जाती है? रोटेट हो जाती है, ठीक है, रोटेट हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, अब कोई आपसे पूछे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो है जो ऑर्डिनरी लाइट को क्या कर दे? रोटेट कर दे, ठीक है ना। ऑर्डिनरी लाइट को क्या कर दे? रोटेट कर दे। ऐसे को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। इसमें हमने किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रखा है,
हमने क्या, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने लिया है, कोई भी कंपाउंड का हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। मैंने किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, मैंने एक ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया और पास कराने के बाद फिर इस सॉल्यूशन के अंदर उसको भेजा, देखा इस कंपाउंड ने क्या कर दिया, उस लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। अगर वो लाइट को नहीं रोटेट कर पाए तो वो क्या है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आई बात समझ में आपको। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे प्रोड्यूस हुई, आपने ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसके कंपाउंड सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, उसको रोटेट कर दे तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब जो एंगल जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है ना, उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, पोलरीमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है पोलरीमीटर, जिससे हम क्या करते हैं, किस एंगल से वो रोटेट हुई वो नापने के काम आता है। कौन, पोलरीमीटर। पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ, है ना, राइट की तरफ रोटेट करता है, तो हम बोलते हैं कि वो कैसी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तब वो ये लाइट, ऐसे लाइट आ रही थी, इसने इसको राइट की तरफ रोटेट कर दी। आपको पता ना, क्लॉक ऐसे इधर 12 हो गया, इधर 6 होता है, तो अगर ऐसे जाए लाइट तो ये क्लॉकवाइज हो जाती है। ऐसे चल रही है ना लाइट तो क्लॉकवाइज हो गई, और इसके विपरीत चले, ऐसे ऊपर को चले 6 से 12 की तरफ चले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइट आई और लाइट आने पे लाइट ने उसको उस कंपाउंड ने उस लाइट को कैसे, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट किया, राइट की तरफ रोटेट किया। क्या किया, राइट की तरफ रोटेट किया। तो राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज होगी। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो हमने बोला कि वो कैसी होगी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होगी बच्चों, डेक्स्ट्रा। समझ आया आपको। अगर कैसी हो, राइट की तरफ रोटेट हो, है ना, राइट की तरफ रोटेट हो, कहने का मतलब क्लॉकवाइज हो, तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, या फिर उसको डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म। और कैसे इंडिकेट करते हैं, आप पॉजिटिव साइन लगाते हैं बिफोर द डिग्री डायरेक्शन, है ना। इसको आप ऐसे भी बोलते हैं, डी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं इसको। और इंडिकेशन करने का क्या तरीका है, हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। ऐसा पॉजिटिव साइन लगा देंगे, जो भी डिग्री ऑफ रोटेशन होगी उससे पहले पॉजिटिव साइन लगा देंगे, तो पता चल जाएगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है ना। अगर लाइट क्या हो, अगर सॉल्यूशन ने लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज किया, लेफ्ट की तरफ किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। लेफ्ट की तरफ करते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी, उसको हम लेवो रोटेटरी बोलते हैं, और उसको एल फॉर्म से भी डिनोट किया जाता है। और डिग्री ऑफ जो रोटेशन है उससे पहले क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो प्लस और माइनस, ये क्या बच्चों, आइसोमर ऑफ कंपाउंड है, इन्हीं को ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। ये जो प्लस और माइनस है, ये क्या है, आइसोमर ऑफ कंपाउंड है, इन्हीं को हम ऑप्टिकल आइसोमर भी कहते हैं। और इस फिनोमेना को पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है ना। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई ऑप्टिकली एक्टिविटी से, कि क्या क्या चीजें होती है। हमने बात करी भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या। जब ऑर्डिनरी लाइट को आप क्या करो, ऑर्डिनरी लाइट को आप पास कराओ किससे, निकोल प्रिज्म से, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। अब हमने एक कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, हमने किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन और लाइट को उससे पास कराया। तो हमने बोला कि लाइट को उसने पास कराया, तो अगर लाइट रोटेट हो जाती है उस कंपाउंड से पास होने पे, तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से मेजर करते हैं। अगर लाइट राइट की तरफ रोटेट हो तो कहने का मतलब क्या है, वो क्लॉकवाइज है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म से डिनोट करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। और लेफ्ट की तरफ रोटेट हो तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी लेवो रोटेटरी, एल फॉर्म से डिनोट होता है, और माइनस साइन हम लगाते हैं। इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई
होगी। अब आगे बात करते हैं आपकी कि जो मॉलिक्यूलर असिमेट्री, चिरैलिटी, इनैंशियोमर के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे कि भाई ये सारी टर्म्स क्या है। और यहीं पे हम फिर आगे रेसिमिक मिक्सचर, इन्वर्जन, रिटेंशन, जो कि मैंने इन्वर्जन की बात SN2 मैकेनिज्म में भी की थी, वो क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, है ना। इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर असिमेट्री के बारे में कि मॉलिक्यूलर असिमेट्री ये क्या चीजें होती है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम कायरलिटी की, बात कर लेते हैं कायरलिटी क्या होती है ना। कायरल कायरल कायरलिटी क्या होती है। कायरलिटी और ये सारी चीजें होती क्या, कायरल किसे हम बोलते हैं, कायरलिटी क्या होती है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज के, है ना, उनको हम कायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं कायरल। क्या बात की मैंने, क्या बोला, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल which are non superimposable on their mirror image। ठीक है, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज पे, उनको हम कायरल बोलते हैं, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कैसे हो गई, अगर आप क्या करें, अपने दो हाथ, आपके पास दो हाथ है ना, आपके पास दो हाथ है, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें पेयर ऑफ हैंड्स, तो जो पेयर ऑफ हैंड्स हैं वो कैसे हैं बच्चों, वो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज के। मतलब अगर आप क्या करें, मिरर में अपना एक हाथ मिरर पे रखें, अपना एक हाथ, आपका एक हाथ है जो, उसको मिरर के सामने आप रखें, तो मिरर के सामने जब आप एक हाथ रखेंगे, है ना, तो उसकी जो परछाई होगी कैसे दिखाई देगी। सपोज जैसे कि मैं आपको दिखाने, सपोज ये कि आपके पास मिरर है ना, ये आपके पास मिरर है, और इस तरीके से आपने हाथ रखा, ठीक है। ये एक आपके पास फिंगर हो गई, ये दूसरी फिंगर है, ये तीसरी फिंगर है, ये चौथी फिंगर है, और ये आपके पास आपका थंब हो गया, ठीक। तो ये आपने क्या रखा, इस तरीके से आपने मिरर के सामने हाथ रखा। अब इसका जो इमेज बनेगी, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी जो इमेज बनेगी मिरर पे, वो कैसी इमेज बनेगी, इस तरीके से बनेगी। आपका ये जो अंगूठा इस तरफ दिख रहा है, वो अभी क्या हो जाएगा, वो इस तरफ दिखाई देगा, अंगूठा इधर दिखाई देगा, फिर एक फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, चौथी फिंगर। अब आप मुझे बताएं, क्या ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पोजिबल का मतलब एक के ऊपर एक आ जाए। सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आ जाए। तो आप क्या करें, दोनों मिरर इमेज को उठा के, मतलब दोनों को, जो मिरर इमेज है, इनको दोनों को आप उठा के देखें, और इनको ना एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक थंब है वो एक डायरेक्शन में है, दूसरा थंब दूसरे डायरेक्शन पे है, यानी आपस में ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही, एक के ऊपर एक परफेक्ट तरीके से नहीं आ रही। तो एक के ऊपर एक जब परफेक्ट तरीके से नहीं आएंगी, तो हम इन्हें बोलते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर एक के ऊपर एक आ जाती है ना, एक के ऊपर एक आ जाती तो सुपर इम्पोजिबल होती, यहाँ पे नहीं आ रही है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं अपने मिरर इमेज के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। और इस फिनोमेना को कायरलिटी कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई, है ना, समझ में आ गई भाई कायरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि हमारा पेयर ऑफ हैंड हो गए, या हमारे पेयर ऑफ लेग्स हो गए, नीचे के हमारे जो पैर है ना, उनको भी आप अगर आप मिरर के सामने रखें, तो उसकी मिरर इमेज को आप सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे को हम बोलते हैं कायरल, ठीक है। कायरलिटी आपको समझ में आई। अब अकायरल क्या होता है,
अकायरल, कि आपके जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके कैसे हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव भी है ना। अच्छा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सुपर इम्पोज होते हैं अपनी मिरर इमेज में वो अकायरल हो जाएंगे, है ना। द ऑब्जेक्ट्स विच आर superimposable on their mirror image, जो सुपर इम्पोजिबल हो अपनी मिरर इमेज पे उनको हम क्या बोलते हैं, अकायरल बोलते हैं। जैसे कि ये सपोज ये मिरर है हमारे पास, है ना, ये मिरर है हमारे पास, मिरर है, आपने क्या लिया, एक ऐसा बॉल सी ली, उसकी इमेज भी इधर बॉल ही मिलेगी भाई, बॉल की इमेज उधर बॉल ही मिलेगी, है ना, बॉल की इमेज क्या मिलेगी बच्चों, बॉल ही मिलेगी। अब इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करें तो बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो इनको हम अकायरल बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से सपोज आपके पास कोई जैसे कि ग्लास है ना, आप घर में देखते हैं कि आपके पास कोई गिलास है, ठीक है ना। अब दोनों की इमेज आप देख पा रहे हैं, जो ये वाला गिलास है इसकी इमेज भी इस तरफ ऐसी दिखाई देगी, इसकी इमेज भी इस तरफ क्या होगी बच्चों, ऐसी ही दिखाई देगी। तो इन दोनों को आप एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करें तो बिल्कुल आ जाएंगे, तो ये सुपर इम्पोजिबल हो गए, आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं अकायरल। आपको समझ में आएगा कायरल किन्हें कहते हैं, कायरल कंपाउंड किनको बोलेंगे और अकायरल किनको बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना आपको समझ में आया। तो जो अकायरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अकायरल कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और जो हमने कायरल कंपाउंड के बारे में बात की वो आपके कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो नहीं होते, वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपने समझी, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं आगे चल के कि आपके पास क्या है, कि हमने ऊपर देखा है ना, मॉलिक्यूलर कायरलिटी की बात करी। अगर हम मॉलिक्यूलर कायरलिटी को अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अप्लाइड करें बाय कंस्ट्रक्टिंग मॉडल या उनकी मिरर इमेज, या फिर हम उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए या उनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, कोई एक सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम लेते हैं, ठीक है ना, सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है ना, सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम लेते हैं। पहले तो आपको बता दें कि भाई सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम होते क्या है, असिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, पहले आप 2 टर्म समझे, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। असिमेट्रिक कार्बन, इसको हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, इसको हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करें कि भाई अगर सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम पे डिफरेंट हो, है ना, सपोज ये कार्बन है और इस पे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो, सपोज इस तरफ HO है ना, इधर Br हो, इधर CH3 हो, इधर C2H5 हो। मैंने क्या करा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन की 4 वैलेंसी पे सारे के सारे क्या हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, डिफरेंट है ना। अब इसकी जो मिरर इमेज बनाओगे आप, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, है ना, मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी, तो ऊपर वाले तो ऐसे रहेंगे। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका सर और पैर तो नहीं बदलते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, सिर्फ हाथ बदलते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हाथ बदलेंगे, Br इस तरफ आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। अब क्या आप, अगर मैं इस वाले को उठा के पूरा इसके ऊपर रखूं तो क्या सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो ये नॉन सुपर इम्पोज है। कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोज, ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो आप। अगर आप इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2 वाले को आप 1 के ऊपर उठा के देखो, 2 वाले को उठा के एग्जैक्टली ऐसे उठाओ 2 वाले को और 1 के ऊपर पुट कर दो, आप देखोगे कि ऊपर और नीचे तो मैच होगा, लेकिन H इस वाले पोजीशन पे क्या होगा। अगर मैं इसके ऊपर रखूं, आपको दिखाने की कोशिश करें, इसके ऊपर मैं ऐसे, इसके ऊपर ये वाला पार्ट आएगा तो
कैसे आएगा, बी आर इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा। क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे, इसलिए हमने बोला सुपर इम्पोजिबल। क्या बोला हमने? सुपर इम्पोजिबल बोला, है ना। तो ऐसे कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं और स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। आई बात समझ में? स्टीरियो सेंटर और असिमेट्रिक कार्बन कैसे होते हैं? जिसमें कि कार्बन पे लगे सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, डिफरेंट हो, और उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना हो, नॉन सुपर इम्पोज हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती और इसको असिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना। तो असिमेट्री होती है मॉलिक्यूल की अलोंग विद नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए, है ना भाई। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किसके कारण हो रही है? नॉन सुपर इम्पोजिबल के कारण हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, जैसे कि हमने बात करी थी पीछे कि भाई ये वाले ऑब्जेक्ट तो सुपर इम्पोज हो रहे थे, अकायरल वाले क्या हो रहे थे? सुपर इम्पोज हो रहे थे। तो अकायरल वाले सुपर इम्पोज हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बताएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है? वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना। आपको बात है समझ में? तो सिमेट्री और असिमेट्री आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि स्फीयर में आपको सिमेट्री मिलती है, क्यूब में है, कोन में है, और आइडेंटिकल मिरर इमेज, और वो सुपर इम्पोज हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जो कि मैंने आपको ये सारी कहानी बता चुका हूं। तो आपको असिमेट्रिक कार्बन समझ आया? असिमेट्रिक कार्बन क्या है? जिसके चारों जो पोजीशंस है, चारों सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट हो, उसको आप असिमेट्रिक कहते हैं। असिमेट्रिक कार्बन क्या हो जाएगा? जिसमें चारों पोजीशन सेम हो। सिमेट्रिक कार्बन जिसमें चारों क्या हो? डिफरेंट हो, मतलब चारों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, है ना। चारों सेम, ये चारों सेम है तो ये सिमेट्रिक कार्बन है। आप इसको कहीं से भी काटो आपको एक जैसा ही मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक कार्बन है। तो आपको बात आई समझ में? ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं इस तरीके से। अब आपने देखा कि भाई जो असिमेट्रिक कार्बन है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और सिमेट्रिक आपके सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में मेरे ख्याल से आई कि ये क्या होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे क्या कि जो आपकी ये नॉन सुपर इम्पोजिबल और असिमेट्री वगैरह है, ये हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लगा के देखते हैं। ठीक है ना। तो हमने एक असिमेट्रिक कार्बन लिया, हमने क्या किया? एक असिमेट्रिक कार्बन लिया, चलिए हमने क्या किया? एक असिमेट्रिक कार्बन ले लिया, एक सिंगल असिमेट्रिक कार्बन ले लिया। ठीक है ना। सपोज हम ले लेते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। क्या ले हम? प्रोपेन टू ऑल, है ना। प्रोपेन टू ऑल आप ले लो, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है ना। अब प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा भाई? तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, प्रोपेन तीन कार्बन, दूसरे पे OH लगा, ऑल लगा, मतलब OH ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, इधर 2 3, इधर आ जाएगा आपके पास H, और इधर आ जाएगा CH3। आएगा समझ में? है ना। 3 4 इस तरीके से हो गया ना, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है ना। चलिए तो हमने क्या लिया बच्चों? प्रोपेन टू ऑल हमने लिया। अब प्रोपेन टू ऑल बनाते हैं। पहले मैं इसका वेज और डैश स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आपके पास C है, इधर हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। ठीक है ना। इधर आपके पास OH हो गया, ये आपके पास हो गया H। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास है CH3, और इधर ये आपके पास है CH3। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है ना। ये मैंने मिरर लगा दिया, ये मैंने क्या किया? मिरर लगा दिया। अब इसकी जो मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज क्या होगी भाई? OH उधर चले जाएगा, OH किधर आ जाएगा? OH आपका इधर आ जाएगा, इधर, है ना। OH इधर आ जाएगा, बाकी ऊपर वाले, ऊपर और नीचे वाले तो ऐसे ही रहेंगे, CH3। ठीक है ना। और ये वाला जो जो उस तरफ वाला था डैश, वो इधर आ जाएगा। ठीक है ना। ये आ जाएगा। तो देखो ये इसकी क्या हो गई बच्चों? मिरर इमेज हो गई। आई बात समझ में? प्रोपेन टू ऑल मैंने ऐसे बनाया वेज स्ट्रक्चर, उसकी मिरर इमेज आपकी इधर हो गई।
अब हमने क्या किया, इसको हम रोटेट करते हैं। आपने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, ठीक है ना। हमने क्या किया बच्चों, इसको 180 डिग्री पे रोटेशन किया इसका 180 डिग्री पे, है ना। हमने देखा ये इस ऐसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो हमने इसको दे दिया ए नाम, ये इसकी मिरर इमेज हो गई बी। और इसको जब हमने रोटेट करा, रोटेट करने पे अगर आप इसको क्या कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे पूरा 180 डिग्री ऐसे घुमा के, तो कैसा हो जाएगा, ये वापिस से ऐसा आ जाएगा। ये सी, इधर ओ एच, ठीक है ना, इधर एच, इधर आपके पास CH3 और इधर CH3। समझ रहे आप, पूरा 180 डिग्री घुमाओगे आप इसको तो ऐसा बन जाएगा ये, है ना, ऐसा बन जाएगा, पूरा ए के जैसे आ जाएगा, पूरा ए के जैसे आ जाएगा। जब आप बी को पूरा 180 डिग्री घुमाओगे तो कैसा बन जाएगा, ए के जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए के जैसे। तो बी तो क्या है बच्चों, मिरर इमेज है ए की, बी क्या है, मिरर इमेज ए की है। और बी को जब आप 180 डिग्री रोटेट करते हो तो आपको सी ऑब्टेन्ड होता है। क्या सी सुपर इम्पोजिबल है ए पे, हाँ बिल्कुल। सी और ए दोनों के दोनों एक जैसे हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे कि प्रोपेन टू ऑल जो ए वाला है डज नॉट कंटेन असिमेट्रिक कार्बन। प्रोपेन टू ऑल में असिमेट्रिक कार्बन नहीं है ना भाई, प्रोपेन टू ऑल में असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। असिमेट्रिक कार्बन हमने क्या बताया पीछे, असिमेट्रिक कार्बन में हमने बताया जहाँ पे कार्बन के लगे सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं उसको असिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे तो असिमेट्रिक है नहीं, अगर वो असिमेट्रिक होता तो नॉन सुपर इम्पोजिबल देता, है ना। यहाँ पे इसने सुपर इम्पोजिबल दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया बच्चों, सुपर इम्पोजिबल दे दिया। तो हमने देखा कि जो चारों के चारों ग्रुप लगे हैं टेट्राहेड्रल कार्बन से वो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट नहीं है। तो जब हमने रोटेट किया मिरर इमेज बी को 180 डिग्री और उसको ओवरलैप करने की कोशिश करी स्ट्रक्चर सी के साथ, सी को ए के साथ, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब प्रोपेन टू ऑल कैसा कार्बन है, ये आपका अकायरल है। कैसा है बच्चों, अकायरल। आपको बताया था ना पीछे अकायरल क्या होते हैं, पीछे आपको बताया अकायरल क्या होते हैं, विच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, जो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल हो जाए। तो यहाँ पे भी ये सुपर इम्पोजिबल हो गया ना, प्रोपेन टू ऑल क्या हो गया, अपनी मिरर इमेज के सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये अकायरल कार्बन हो गया, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्या है। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में जाना, आपने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में जाना, असिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, कायरलिटी अकायरलिटी क्या होती है, सारी बातें हमने सीखी। और आपने अभी एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि प्रोपेन टू ऑल आपका अकायरल कंपाउंड है, वो कायरल नहीं है ना। कायरल क्या होगा, जिस कार्बन के चारों आपके जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होंगे, उसको कायरल बोलते हैं। इसमें अकायरल है, इसी वजह से तो सुपर इम्पोज भी हो गया, है ना। तो आज हमने इतना ही करा, इसी में अभी और आगे बचता है, इसको अगले भाग में लेके आएंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।